हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक ऐसी वीडियो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बहुत बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट करती है। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स एंड उसके बीच में मैंने एक और वीडियो भी डाली थी जिसमें ये बताया गया था कि कैसे जो नाउन्स हैं वो वर्ब्स बन चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। बट उससे पहले एक ऐसी वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपकी दूर करेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्यों हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है और क्या डिफरेंस है टेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो जो ये सारे डाउट्स क्लियर करे, ताकि आपको जो बचे हुए बाकी वीडियोज हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो इजीली समझ आए और पहले वालों को भी समझने में आपकी हेल्प हो जाए। ऐसी एक वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्यों तंग करते हैं। टुडेज क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच फील कंफ्यूजिंग बट टेंसेज डोंट। क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें कंफ्यूज करते हैं जबकि टेंसेज हमें कंफ्यूज नहीं करते। इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। इसका आंसर है टेंसेज आर मैथमेटिकल। फर्स्ट पॉइंट इज टेंसेज आर मैथमेटिकल। मैथमेटिकल किस चीज को बोलते हैं? जिसको हम बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं, जो फिक्स्ड होती हैं चीजें, जिसमें हम हर चीज को परफेक्टली समझ पाते हैं और जो एक टाइम पे जाके खत्म हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इस चीज का एंड हो रहा है, उसको हम मैथमेटिकल बोलते हैं। एक क्लोज्ड सिस्टम रहता है मैथ्स में और एक फिक्स्ड सिस्टम रहता है, काउंटेबल सिस्टम रहता है। सेम इन टेंसेज। आप लोग समझ गए होंगे व्हाई टेंसेज आर मैथमेटिकल, दैट्स व्हाई टेंसेज आर मैथमेटिकल। आगे बात करते हैं। टेंसेज आर बेस्ड ऑन टाइम, हाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन टेंसेज। टेंसेज always tell us about time. Time has clear limits. How? Time is divided into three parts: past, present and future. And again इनके हमारे पास हैं four parts. Past का हमारे पास simple, continuous, perfect and perfect continuous. Same as present के हैं, same as future के हैं. So हमारे पास कितने हो गए टोटल? 3 हमारे पास टेंसेज हो गए। आगे उनके 4 पार्ट्स हो गए। 3 into 4 is equal to 12 टेंसेज। सो हमारे पास क्लियर कैलकुलेशन है टेंसेज। टेंसेज के बारे में मैं यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करूंगी। लेकिन उससे पहले इनके बारे में बताना इसलिए जरूरी था, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स देन यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। बिकॉज या तो आप कंपेयर करते हो या फिर आप रिलेट करते हो। मेरे 2 ही फॉर्मूलाज रहते हैं हर वीडियो में। टेंसेज की सीरीज में ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में टेंसेज के बारे में नहीं बताया, पॉसिबल भी नहीं है इस वीडियो में बताना। बट द आंसर इज टेंसेज आर कैलकुलेटिव but parts of speech are not, because time does not change but language use does change. This was the first point of that question to understand why parts of speech are a bit difficult than tenses. बढ़ते हैं second point की तरफ. So this is the second point. What अभी अभी हमने पढ़ा tenses are mathematical. ये opposite ही है उनसे, तभी हम इनको उनसे थोड़ा सा टफ मानते हैं। Parts of speech are not mathematical. Parts of speech are not mathematical. यहीं पे आती है प्रॉब्लम, बिकॉज अगर वो मैथमेटिकल नहीं है तो वो फिर क्या है? यस, वो क्या है? वो है फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स यू कांट कैलकुलेट। आप कौन सा वहां पे नाउन है, कौन सा वहां पे वो वर्ब बन गया, देन वो अभी भी एडवर्ब था, तभी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो फंक्शनल। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस चीज का हमें रिप्लाई करते हैं, वो क्वेश्चन हमें हमेशा माइंड में रखना है। हमें ये नहीं सोचना जैसे हम टेंसेस में सोचते हैं ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये नहीं बोल सकते ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या व्हाटएवर इट इज। हमें कौन सा क्वेश्चन हमेशा माइंड में रखना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आंसर दिस क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट जॉब इज द वर्ड डूइंग इन अ सेंटेंस। हम उस वर्ड को देखें और उसको ये समझें कि ये वर्ड इस सेंटेंस में कर क्या रहा है, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्यों आया ये, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल्स ये चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वर्ड लव। देखिए 2 सेंटेंसेस में वर्ड जो लव है वो यूज हुआ है, बट एक जगह पे वो कोई और रोल प्ले कर रहा है, सेकंड जगह पे वो कोई और रोल प्ले कर रहा है। लव इज पावरफुल। लव इज पावरफुल, यहाँ पे लव क्या रोल प्ले कर रहा है? इट इज नाउन। एंड सेकंड, आई लव टीचिंग। यहाँ पे लव जो है, आई लव टीचिंग, यहाँ पे लव जो है क्या रोल प्ले कर रहा है? वर्ब। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम का यूज किया है कि लव एक नेम है, एक इमोशन का नाम है कि लव इज पावरफुल। लव बहुत ही पावरफुल चीज होती है। एंड आई लव टीचिंग, यहाँ पे मैं उसको एज अ वर्ब यूज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे टीचिंग करना पसंद है। सो पसंद करना यहाँ पे एक वर्ब हो गया, एक क्रिया हो गई। सो सेम वर्ड है, देखिए आप, और वो 2 अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। इस तरह से
फंक्शनल होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैथमेटिकल बिल्कुल भी नहीं होते। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। माई बुक, यहाँ पे भी दिस वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी दिस वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दिस है वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो दिस है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, यह मीन्स प्रोनाउन। हम नेम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी बुक का नाम नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यह मेरी बुक है। दिस बुक, यहाँ पे हम उस बुक की स्पेशलिटी बता रहे हैं, उसके साथ कुछ एड ऑन कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यह बुक, दिस बुक। सो वही वर्ड यहाँ पे प्रोनाउन, एंड वही वर्ड सेकेंड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। थर्ड एग्जाम्पल, फास्ट एंड फास्ट, सेम वर्ड बट डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट, ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे रन्स एक वर्ब है, सो वर्ब के साथ जो भी वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। सो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में वही वर्ड, ही इज अ फास्ट रनर। यहाँ पे रनर जो है वो नाउन है, और नाउन के साथ जब कोई भी वर्ड आता है वो हमेशा हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा था। सो एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सेम वर्ड बट एक जगह पे वो एडवर्ब का काम कर रहा है, वही सेम वर्ड सेकेंड जगह पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। You can see how functional these parts of speech are with these three examples. I wish कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों ये मैथमेटिकल नहीं है और फंक्शनल है। पॉइंट नंबर 3, why we can say 8 parts of speech but not count their kinds. The reason is, point number 3, कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हैं लेकिन उनकी काइंड्स हम काउंट नहीं कर सकते। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक तो वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो भी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं या फिर एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस में। अदरवाइज उनकी काइंड्स जो है वो बिल्कुल बिल्कुल भी आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। हाउ, द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर लाइक डिपार्टमेंट्स। ये एक तरह से डिपार्टमेंट्स की तरह काम करते हैं। पहले तो हम उनके नेम जान लेते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल, हम नाउन की बात करते हैं। नाउन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, समथिंग समथिंग लाइक एटसेट्रा। एंड बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम इनको बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल में डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ ग्रामर बुक्स में आपको लाइक सम ग्रामर्स ऐड मोर, कुछ ग्रामर बुक्स में आपको वो कुछ टाइप्स ज्यादा मिलेंगी एंड कुछ उसको कट कर देंगे। सम मर्ज देम, कुछ उनको मर्ज करके, जैसे 2 को मर्ज करके, 2 काइंड्स को मर्ज करके एक काइंड में कन्वर्ट कर दिया। सो देयर इज नो यूनिवर्सल फाइनल लिस्ट, सो काउंटिंग बिकम्स मीनिंगलेस। हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम काइंड्स को काउंट करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं पे वो जो उनकी काइंड्स होती हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जैसे नाउन की काइंड्स होती हैं, कहीं पे वो 6 दे रखी होती हैं, कहीं पे 8, कहीं पे 12। तो जहाँ पे हम बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में हम जाते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसे टेंसेज में नहीं होता, बिकॉज टेंसेज में जो 12 टेंसेज की लिस्ट है वो हमेशा हमेशा सेम रहती है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में फंक्शन की वजह से ये चीजें बदल जाती हैं, ग्रामर्स की वजह से ये चीजें चेंज हो जाती हैं, एंड बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की वजह से भी इन चीजों में डिफरेंस आता है। पॉइंट नंबर 4, अभी तक तो आपको हो रही थी टेंशन, लेकिन अब आपकी टेंशन हो जाने वाली है बिल्कुल क्लियर, बिकॉज अभी हम इसको बड़े ही प्यार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपना बना के समझेंगे। कैसे? द बिगेस्ट रीजन इज लैंग्वेज इज अलाइव। अगर आप लैंग्वेज को अलाइव मानोगे ना, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को डेड मानते हो, आपको लगता है कि ये डेड है और किसी भी एज में कोई भी पर्सन कैसे भी पढ़े वो सेम टू सेम ही मिलेगा हमें। नो डाउट टेंसेस सेम रहते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम नहीं रहते। कहीं ना कहीं टेंसेस में भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, जैसे कि बहुत सारे नाउन्स जब वो वर्ब्स बन जाते हैं तो टेंसेस में भी चेंजेस आती हैं। वही चीज को पहले नाउन की तरह यूज किया जा रहा था, अब वो वर्ब की तरह यूज होने लगा है, क्योंकि अगर वो टेंस में आ गई है चीज, वर्ब बन गया है, तो उसकी फॉर्म्स जो है वो रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म्स, मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं, इसमें भी फॉर्म्स भी बनेंगे और वो फॉर्म्स का यूज होगा टेंसेज में। इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा द बिगेस्ट रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि लैंग्वेज इज अलाइव। अगर आप इस बात को माइंड में बिठा लोगे कि लैंग्वेज भी अलाइव है, कैसे? इंग्लिश इज नॉट अ फॉर्मूला। इंग्लिश जो है वो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट मैथ्स, बट हाँ इसमें कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ता है। इट इज स्पोकन बाय मिलियंस। जब मिलियंस जो हैं किसी चीज को यूज कर रहे हैं, उनमें उस चीज में चेंजेस आना ऑब्वियस है, क्योंकि मिलियंस जो है
मिलियन ऑफ पीपल जो है वो एक चीज को सेम तरीके से यूज नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे वो रहते हैं उनकी लैंग्वेज का इफेक्ट भी उसमें मिक्स हो जाएगा, जिस कंट्री में वो रहते हैं या जिस एरिया में वो रहते हैं उसका इफेक्ट भी उसमें आ जाएगा। कुछ उनके अपने वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, कुछ न्यू ऐड हो जाएंगे, किसी की फॉर्म चेंज हो जाएगी। सो लैंग्वेज इज अलाइव, स्पोकन बाय मिलियंस, चेंज्ड बाय कल्चर। ऑब्वियसली कल्चर से भी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तरह की चीज लैंग्वेज को इफेक्ट करती है। जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनका कल्चर कैसा है, उनके कल्चर के जो वर्ड्स हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल धोती पहले कोई वर्ड नहीं था, धोती कुर्ता इंडिया में यूज होता है। सो धोती को इंग्लिश में बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में बताया जाता था कि वो एक तरह का क्लोथ है, उसको रैप करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट अब धोती एक वर्ड बन चुका है, DHOTI, जिसको आप डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो, और वो एक प्रॉपर वर्ड है जो कि इंग्लिश का वर्ड बन चुका है, बिकॉज इंडिया में उसका बहुत ज्यादा यूज था। इंग्लिश लैंग्वेज को, उस कल्चर को भी अडॉप्ट करना पड़ा और इसको एक वर्ड बनाना पड़ा अपनी डिक्शनरी में। अपडेटेड बाय यूजेज, ऑब्वियसली ये अपडेट होती रहती है यूजेज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे इसका यूज होता है ये अपडेट करती रहती है अपने आप को लैंग्वेज। जैसे कि आजकल की जनरेशन जो है, जो मॉडर्न जनरेशन है, वो कैसे वर्ड्स को यूज कर रही है। नो डाउट वो वर्ड्स अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ स्पोकन में ज्यादातर यूज होते हैं, बट उनमें से कुछ वर्ड्स ऑफिशियली भी यूज होने लगे हैं। उनके यूज के अकॉर्डिंग उनको डिक्शनरी में भी स्पेस दी जा चुकी है। That's why one grammar book says 8 types and another says 10 to 12. उसी चीज की एक ग्रामर बुक हमें 8 टाइप्स बताती है और नेक्स्ट ग्रामर बुक हमें 10 to 12 काइंड्स भी बताती है, इसलिए हम हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आप ये हमेशा अपने माइंड में रखोगे कि लैंग्वेज इज अलाइव, देन आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ऑल आर पार्टली राइट बट नॉट कंप्लीटली। ग्रामर डिस्क्राइब्स लैंग्वेज बट इट डज नॉट कंट्रोल इट। ग्रामर लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकती है लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, मींस इसको बदलने से नहीं रोक सकती। प्रॉब्लम तो हमने बहुत ज्यादा स्टडी कर ली है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम देते हैं हम, कैसे इनको याद रखें। इनकी टाइप्स तो कहीं ना कहीं काउंटेबल है, बट उनकी आगे जो काइंड्स हैं वो काउंटेबल नहीं है। बट हियर इज अ सोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको एक सोल्यूशन ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप लैंग्वेज को अलाइव समझोगे आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, बिकॉज अगर आप किसी चीज को डेड समझोगे तो आप उसको हमेशा हमेशा के लिए रट्टा मारोगे, आपको लगेगा ये कभी चेंज नहीं होगी, ऐसी रहेगी। लेकिन अगर आप लैंग्वेज को अलाइव समझोगे तो आपको समझ में आएगा ये चेंजेस होती रहेंगी और हमें इन चेंजेस के साथ ही आगे बढ़ना है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट काम करता है, पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है। अगर हम यहाँ पे अपने रॉन्ग माइंडसेट को खत्म कर दें और राइट माइंडसेट के साथ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करें, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। हाउ? पहले तो द करेक्ट माइंडसेट वी मस्ट कीप। यस, हमें जो करेक्ट माइंडसेट है, यहाँ पे मैं करेक्ट के लिए ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, बिकॉज करेक्ट के लिए हम हमेशा ग्रीन को प्रेफर करते हैं, जो सही चीज होती है। करेक्ट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले रॉन्ग माइंडसेट के बारे में समझते हैं कि रॉन्ग माइंडसेट में हमें क्या चीज हमारे माइंड से रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, हमेशा के लिए खत्म करनी है। रॉन्ग माइंडसेट इज, हमें ये कभी नहीं सोचना कि आई मस्ट मेमोराइज ऑल टाइप्स, कि मैं सारी टाइप्स को मेमोराइज कर लूंगा या फिर कर लूंगी। ये रॉन्ग माइंडसेट है, इसको आपको दिमाग में कभी नहीं लाना, स्पेशली फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब लाना क्या है माइंड में, वो आप लोगों को करना है राइट माइंडसेट। अपने माइंडसेट को सेट कीजिए, अपने माइंड को सेट कीजिए राइट डायरेक्शन में। व्हाट यू हैव टू डू इज आई मस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शन। मैं फंक्शन को फोकस करूंगी या फिर करूंगा, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नॉट मैथमेटिकल बट फंक्शनल। सो हमें क्या ध्यान रखना है, आई मस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शन, मुझे फंक्शन को ध्यान में रखना है। कैसे? डोंट आस्क व्हाट टाइप फर्स्ट। हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सी टाइप है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, व्हाटएवर, हमें ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है अपने ब्रेन को, क्या हमने कमांड देनी है, व्हाट इज दिस वर्ड डूइंग हियर। यहाँ पे ये वर्ड जो है क्या काम कर रहा है, ये वर्ड है, ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, ये नहीं सोचना है। हमें उस वर्ड को फोकस करना है और ये सोचना है कि ये वर्ड यहाँ पे कर क्या रहा है। एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन पॉइंट नंबर 2, यू कैन रीवॉच इट। आप उसको दोबारा से जाके देख सकते हो, मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में अच्छे से एग्जांपल्स दी हैं। वहां पे आपको ये देखना है कि व्हाट इज दिस वर्ड डूइंग हियर। इफ द जॉब चेंजेस द कैटेगरी कैन चेंज। ऑब्वियसली जॉब डिफरेंट तरह की वो हर जगह पे प्ले करते हैं, अगर उस वर्ड की जॉब चेंज होती है तो उसकी कैटेगरी भी चेंज होगी। दिस इज द सोल्यूशन टू लर्न टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा और इजी बनाते हैं इसको सेकेंड लास्ट पॉइंट के साथ, दैट इज पॉइंट नंबर 6। इट्स सेकेंड लास्ट में हम 7th पॉइंट में जस्ट कंक्लूड करेंगे, वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ इन दिस वीडियो कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ पाओ और उनके साथ फ्रेंडली हो पाओ। सो 6th इज द परफेक्ट सोल्यूशन। इसमें हम परफेक्ट सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे।
आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक टूल्स समझिए, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यहाँ पे मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं देने वाली हूँ, जस्ट एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ जो आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट करती है, जिसको आप रिलेट कर पाओ और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ पाओ। सो नथिंग इन दिस पॉइंट, ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, बट इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिए। दीज आर लाइक टूल्स। टूल्स होते हैं, एक टूल किट होती है जिसमें हम जिनको हम यूज करके कोई ना कोई काम करते हैं। यहाँ पे हम एक टूल की एग्जांपल ले रहे हैं, हैमर। हैमर कैन हिट द नेल्स। जो हैमर होता है मींस हथौड़ा होता है, हथौड़े से हम कील को ठोक सकते हैं, दीवार में लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी सीनरी या फिर फोटो को हैंग करते हैं। एंड सेम हैमर, वही जो हैमर है, कैन ब्रेक द वॉल। वो एक कील को लगाते लगाते अगर हमें वॉल भी तोड़नी है तभी भी हम उस हथौड़े का यूज करेंगे और वो वॉल को भी तोड़ सकता है, यानी कि दीवार को भी गिरा सकता है धीरे धीरे। बट यहाँ पे मेन चीज क्या है जो आपको याद रखनी है, टूल काउंट इज फिक्स्ड। मींस हमारे पास 8 टूल्स जो है उनका जो काउंट हमारे पास फिक्स्ड है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, interjection, conjunction। सो ये 8 जो काउंट ऑफ टूल्स है हमारे पास फिक्स्ड है, लेकिन their kinds are unlimited and flexible because the language is alive। so the kinds are unlimited and flexible। जो काइंड्स है हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ग्रामर बुक्स कभी 8 काइंड्स बताती हैं, कभी 10, कभी 12 एंड कभी मोर देन इट। अनलिमिटेड एंड फ्लेक्सिबल, बिकॉज इफ द लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल obviously their kinds will also be flexible। Let's conclude this video। Conclusion is tenses are countable because time is fixed। As you know, we have discussed in this video, tenses are countable, these are 12 in number, and time is fixed, means time is fixed, past, present, future। Secondly, kinds of parts of speech are uncountable। uncountable है because language uses unlimited। जब लैंग्वेज अलाइव है उसका यूज अनलिमिटेड है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स भी अनकाउंटेबल होंगी। सो मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आप काफ़ी हद तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में कामयाब होंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात नहीं करी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉइंट को मैंने इस वीडियो में टच किया है जो स्टूडेंट्स को इरिटेट करता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना परेशान क्यों करते हैं, जबकि टेंसेस को समझना कहीं ना कहीं ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, दैट विल बी एडजेक्टिव, बिकॉज हमने नाउन, वर्ब, प्रोनाउन एंड एक और वीडियो की नाउन्स वर्ब्स कैसे बन चुके हैं, बहुत सारे वर्ड्स, वो भी मैंने आपको बना के दे दी है। अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो। आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या हेल्पफुल, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल लगा और क्या चीज आपको अच्छे से समझ आई है। और एक एग्जाम्पल आप नाउन की, एक एग्जाम्पल आप वर्ब की जरूर दीजिएगा कमेंट में, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी समझ सकूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है। लास्ट में यही कहना चाहूंगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय।